राधे राधे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बस 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं सब ज्वाइन करने का। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने काफी देखा कि आप लोगों के बहुत सारे सेम टाइप के डाउट्स आ रहे हैं कि एक ही चीज बार बार आप पूछ रहे हो। तो कुछ जैसे मैंने नोटिस किया कि आपको राहु केतु के रेमेडीज में या फिर महादशा में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ओके। तो देखो, राहु केतु को ना जैसे मैं पूरा बताऊंगी तो नहीं कि अभी इस क्लास में मैं कोई और वीडियो में आपको या फिर अगली क्लास में हम राहु केतु के बारे में बात करेंगे कि उनकी महादशा कैसे देखना है, कैसी चीजें हमको रिजल्ट मिलते हैं। और जैसे अब बाकी तो हम ऑलरेडी कुछ महादशा के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे जुपिटर की महादशा कैसे काम करती है, सैटर्न की महादशा। बट आप लोगों को इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि उनकी कोई लॉर्डशिप नहीं है, तो उसमें कैसे हम डिसाइड करें कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो एक कॉमन सी चीज है, आप जो मिस्टेक कर रहे हो मैंने देखा। और एक और चीज मुझे हाईलाइट करना था। जैसे मैंने देखा कि आप अभी तो कॉल पे इतने 40 लोग हैं, उसमें इसमें भी काफी कम लोग आप पे ना अपना होमवर्क ना सबमिट करते हो, अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो थोड़ा सा कम ही लोग दे रहे हैं। बट लास्ट लास्ट जो मैंने असाइनमेंट दी थी ना, वो बहुत सारे लोगों ने दी है। तो काफी अच्छा लगा कि काफी अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स कर रहे हैं, दैट्स ओके। हम कुछ जो भी डाउट्स है हम क्लास में डिस्कस वैसे भी करेंगे। तो जैसे मैंने राहु केतु की बात कर रही थी, राहु केतु देखो उसका अच्छा रेमेडी मैंने राहु का बहुत बहुत सारे वीडियोस में भी बताया, इंस्टाग्राम पे भी काफी वीडियोस बनाए हैं। तो राहु का 2-3 रेमेडीज बहुत अच्छी काम करती है। जैसे अमावस्या के दिन नदी में नहाना है, ये राहु का रेमेडी बहुत अच्छा काम करता है। ये अगर कोई आता है ना, बोलता है मेरा बिजनेस काम नहीं कर रहा है, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, आ, कुछ लास्ट मोमेंट में चीजें गड़बड़ हो जाती है ना, डील क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या है, देखो राहु क्या है ना, चलती गाड़ी में रोड़ा है, तो वो क्या करता है, काम खराब करने का काम करता है। लास्ट मोमेंट में जो चीजें गड़बड़ होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम राहु की वजह से होती है। तो वैसे तो ये काफी टाइम से ऐसा, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, देखना जितने व्यापारी लोग हैं, वो क्या करते हैं, साल में एक बार तो जरूर है ना गंगा स्नान जरूर करते हैं। तो उनको ये रेमेडी करने के लिए जरूर पड़े। अब पॉसिबल है अगर आप है ना ऐसे सिटीज में रहते हो, आपके आसपास है ना नदी है कोई, ठीक है, तो जा सकते हो। बट नहीं तो कम से कम साल में 1-2 बार तो कर गंगा स्नान जरूर लेना चाहिए। इससे ना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपका जो काम है वो बहुत अच्छा चलता है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और दूसरी राहु की बहुत अच्छा काम करते हो मैंने देखा, अपने छत को साफ रखे। और दूसरा, अपना टॉयलेट साफ कर। देखो ये बहुत मैंने बताया है कि टॉयलेट साफ करना राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है। देखो यू जस्ट लाइक है ना, यू आर जस्ट क्लीनिंग योर ओन शीट एंड जस्ट यू आर ना फ्लशिंग इट आउट। तो यही है ना, इसका मेन ये हो जाता है कि हम अपनी निगेटिविटी अपने खुद के हाथों से है ना साफ करके और ना फ्लश कर रहे हैं। तो वो है ना क्योंकि राहु क्या करता है, दिमाग पे चढ़ता है और दिमाग पे खेलता है, क्योंकि राहु के पास बस सर है। तो बहुत ये, अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट ये 2-3 रेमेडीज बहुत अच्छी काम करती है। इसके अलावा एक और चीज बोल सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पिए। ये काम करता है बट थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने देखा है कि काफी लोग बोलते हैं कि नहीं चांदी का गिलास, आजकल चांदी बहुत महंगी है, जो फ्री में चीजें है वो आप लोगों को करनी होती नहीं है। जैसे टॉयलेट साफ करना, अरे बोलता है ये क्या बात बोल दी, हम कैसे टॉयलेट साफ करें, मेरे घर में तो मेड आता है, मेड आती है, वो करते हैं, वो आते हैं। ओके, बट आप खुद भी अपना टॉयलेट साफ कर, भले ही साफ है उसको फिर से साफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बहुत अच्छा रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये सारी चीजें, आई होप आप ये सारे लोग आ चुके हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने टर्मोलॉजी मैंने बहुत बार यूज भी की है, तो कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी था। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये क्या है कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। उसी को हम दिग्बला भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब ये देखो इसको यूज कैसे करना है ना, क्या है इसके कुछ रूल्स है, बस ये बेसिक रूल अगर आप लोग समझ गए ना, तो बहुत आसानी से आप आगे वाली चीजें पकड़ पाओगे। तो ये बेसिक फंडा उसका समझना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, विच हाउस फाइंड योर मोर मनी, ठीक है। ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ना आज हम बस ना हमारे वर्क के लिए, करियर के लिए यूज करेंगे कि कहाँ से हमारा है ना पैसा आएगा, कहाँ से हमारा काम आएगा। बेसिकली काम आएगा तभी तो पैसा आएगा। तो बेसिकली आज हम वर्क पे अप्लाई करेंगे, बाकी वैसे उसी तरह से सेम रूल अपना अपने मनी के लिए यूज कर सकते हो।
अपने लक के लिए यूज कर सकते हो, अपने फिफ्थ हाउस के लिए कर सकते हो। हर एक हाउस के लिए सेम रूल अप्लाई हो जाएंगे। बट पहले ये बेसिक समझ जाओगे ना, ये कोर एक बार अगर आपने पकड़ लिया ना, तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए आगे वाली चीजें समझना। ठीक है। तो बहुत अच्छी पीपीटी बना के लेके आई हूँ मैं, तो उसको जरूर आप देखो। देखो, बेसिकली हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे करियर को लेके क्या होता है कि हम अपना करियर कैसे इंप्रूव करें। हमारा करियर में बेस्ट सोल्यूशन क्या है। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ बट उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं आई एम ए टीचर बट आई एम नॉट गेटिंग द सक्सेस इन दिस फील्ड, तो मुझे क्या ये मुझे करना चाहिए? नहीं, दैट इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन। नहीं तो इसको मुझे किस तरह से करना चाहिए जिसकी वजह से आई कैन गेट व्हाट आई रियली वांट, व्हाट इज माई डिजायर, आई एम गेटिंग दैट। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि इसके लिए, क्योंकि एक हाउस को कौन सा हाउस वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे रहा है, इसी का मीनिंग है। तो हम डिटेल में बताऊंगी मैं कैसे होता है क्या। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू अर्न मनी, मतलब पैसे कहाँ से कैसे आएंगे, क्या काम करने से आएंगे, फ्यूचर के प्लान्स मेरे कैसे रहेंगे, मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो मोटा मोटी इस सारे चीजों के करियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और दिग्बला उसमें कैसे रोल प्ले करता है, ये चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, दिग्बला एक उसको हम इंग्लिश में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलेंगे कि किस डायरेक्शन में एक हाउस काम करता है। जैसे हम फर्स्ट हाउस की बात करें, फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, तो उस हाउस को कौन सा हाउस एनर्जी दे रहा है। ठीक है, वो फर्स्ट हाउस की एनर्जी कौन से हाउस से मिलके आ रही है, ये पता करना है ना, उसको दिग्बला बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जैसे कोई प्लैनेट बैठा है, तो हर एक प्लैनेट का अलग अलग डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है। हर एक प्लैनेट के देखने का तरीका अलग होता है। रूल बस एक ही है, ठीक है, बट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखने के जो रूल तो एक ही रहेगा, बट हर एक प्लैनेट का स्ट्रेंथ अलग अलग डायरेक्शन में होता है, और अलग अलग उसका देखने का जैसे बेसिकली हर एक प्लैनेट का देखने का तरीका अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, बट रूल एक ही रहेगा। हर एक प्लैनेट को अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेंथ मिलती है। अब वो कैसे मिलती है हम देखेंगे। ठीक है, देखो, बेसिक फंडा क्या मैं इसीलिए बता रही थी कि जैसे हम टेंथ हाउस की बात करेंगे ना, तो टेंथ हाउस में भले ही मान लेते वीनस की राशि है, ठीक है, वीनस का कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो हम क्या बस बोलते हैं कि नहीं वीनस बैठा है तो ऐसा काम करना चाहिए। बट नहीं, बट जहां पे मान लेते हैं 10 नंबर की राशि है, तो वो जो 10 नंबर की राशि है, सैटर्न की जो राशि है, उसको जो स्ट्रेंथ है वो कौन सा हाउस देगा, वो कौन सी एनर्जी कैरी करके टेंथ हाउस को दे रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास 7 प्लैनेट्स हैं, राहु केतु को छोड़ के, तो 7 प्लैनेट्स के अलग अलग सात इन देखने के डायरेक्शन स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, हर एक प्लैनेट की एक डायरेक्शन भी रहेगी, तो वो कौन सी रहेगी हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो ये देखने का बहुत, इसको अगर आपने बेस बना लिया ना, अगर ये समझ लिया ये कौन सा हाउस से हमें एनर्जी मिल रही है और वो कौन सी एनर्जी कैरी कर रहा है। ठीक है, अगर ये पकड़ लिया तो हमें समझ में आ जाता है। जैसे मान लेते हैं 10th हाउस में वीनस है और फोर्थ हाउस में बैठा है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे फोर्थ हाउस की एनर्जी घर से काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। उस फोर्थ हाउस को कौन एनर्जी दे रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। वो कौन सी एनर्जी कैरी कर रहा है ताकि ये इसका काम बहुत अच्छा चले, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसी को समझने के लिए हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम एक एक प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सन क्या है। सन तो सबको पता ही है कि सन को हम बहुत फेम है, हमारा अथॉरिटी है, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। और सन को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है ना, वो इस डायरेक्शन में मिलती है, और वो 10th हाउस में वो दिग्बला माना जाता है। ठीक है, तो हर एक इसको आप नोट डाउन करके जरूर रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो इसमें गड़बड़ कर दोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत गलत हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन कौन से हाउस में उसको दिग्बला मिलता है, और डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन भले ही आपने याद नहीं रखी, स्टिल ओके है। ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस है ना, देखो एस्ट्रो वास्तु में एक कॉन्सेप्ट है, हम एस्ट्रो वास्तु में इसको जरूर सीखेंगे। बट अगर जैसे मान लेते सन है और उसको इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है, तो हम जो रेमेडी करेंगे ना, तो इस डायरेक्शन में करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको मोस्टली एस्ट्रो वास्तु में यूज होगा, रेमेडीज के लिए काम आएगा। बट आज आपको बस ये देखना है कि कौन से हाउस में, ठीक है, कौन से प्लैनेट को कौन से हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। जैसे सन को आपको 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। मून, जो आपका मून है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फोर्थ हाउस में मिलेगी। आज बस अब ये
नोट डाउन करके रखो कि कौन से डायरेक्शन में किसको है ना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। और मून जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये डायरेक्शन हम रेमेडीज के लिए है ना यूज करेंगे, वहां पे इसका यूज होगा। जो हमारा मार्स है उसको वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसको 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। याद है आपको सन को कौन से हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही थी? सन को और मार्स को 10th हाउस है, मून को 4th हाउस है। जब हम मरकरी को फर्स्ट हाउस में मिलेगी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, मर्क्यूरी को फर्स्ट हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, और वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आज जस्ट इतना मेंशन करना कि मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस, सन 10th हाउस, मार्स 10th हाउस, मून 4th हाउस, ऐसे बस मेंशन करके रखना। जुपिटर को भी फर्स्ट हाउस में मिलता है, और मर्क्यूरी को भी फर्स्ट हाउस में मिलता है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि अरे ये नॉर्थ, मर्क्यूरी नॉर्थ है तो मर्क जुपिटर नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, वीनस को 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलते हैं, जैसे मैंने मून को भी बताया तो 4th हाउस में है। ठीक है, जैसे मर्क्यूरी और जुपिटर उनको फर्स्ट हाउस में मिलती है, सन और मार्स 10th हाउस में मिलती है, और वीनस को 4th हाउस में, मून को 4th हाउस में, और बचा सैटर्न। सैटर्न को आपको 7th हाउस में ना दिग्बला मिलता है, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने एक है ना चार्ट मेंशन करके रखा है, आप हो सकती तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपको समझ में आए। जैसे सन ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और टेंथ हाउस को है ना, 10th हाउस में उसको दिग्बला मिलता है। इसको आज आप नहीं भी पढ़ोगे तभी ठीक है, क्योंकि आज हम इसके बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के इस टॉपिक में। ठीक है, तो बेसिकली मून को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, मार्स साउथ को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी नॉर्थ, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, वीनस साउथ ईस्ट, और सैटर्न वेस्ट। और जो सन है उसको 10th हाउस में मिलता है, मार्स को भी 10th हाउस में मिलता है, मर्क्यूरी और जुपिटर को फर्स्ट हाउस में मिलता है, वीनस एंड मून को 4th हाउस में मिलेगा, एंड सैटर्न को 7th हाउस में मिलता है। तो बस ये नोट डाउन करना। देखो ये अगर आपने नहीं पकड़ा ना कि कौन से प्लैनेट को कौन से हाउस में है ना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी ना तो हो सकता है कि आपको अपना कैलकुलेशन गलत हो जाए आपका, फिर आप ना वो पकड़ नहीं पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कौन से हाउस से आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, तो अभी हम रूल देखते हैं। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट भी लेने हैं तो आप ये भी ले सकते हो। वैसे तो आपको पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है, आपको नोट्स भी और डिटेल में मिल जाएंगे, बट इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो ये लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर अभी अभी देखना है तो आपको। आप बस फिलहाल स्क्रीनशॉट लेके रखो। देखो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे अभी हम बस आज करियर की बात करेंगे, तो करियर का हाउस होता है 10th हाउस। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, 10th हाउस में जाना है, 10th हाउस में कौन सी राशि लिखी है उसको मार्क मार्क करना है। ठीक है, तो अभी हम रूल के साथ साथ ना यहाँ पे देखते हैं, जैसे अभी ये 10th हाउस है तो यहाँ पे वीनस की राशि है वैसे। ठीक है, अगर वहां पे मान लेते लियो साइन है तो अपने अपने क्या करना है, उसको मार्क करना है कि कौन सा साइन है। अब क्या करना है, चेक द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ दैट दैट प्लैनेट, मतलब बेसिकली 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लैनेट है ना, वहां पे हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस का हाउस लॉर्ड है, उसको मार्क मार्क करना है, उसको नोट डाउन करना है, और वो कहाँ बैठा हुआ है। तीसरा जो रूल है, चेक करना है कि कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है। मान लेते 10th हाउस लॉर्ड है ना कैंसर है, और बैठा 3rd हाउस में है, तो हम क्या वहां पे नोट डाउन करेंगे, 3rd हाउस में मून बैठा है। नाउ चेक विच इज द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दैट स्ट्रेंथ ऑफ दैट विच विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ 10th हाउस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अभी हमें चेक करना है। चलो अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिकली, ये दो जो रूल है ना बस उसको पढ़ लो, मैं उसको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। विच मीन्स दैट 10th हाउस
लॉर्ड वेयर इट इज सीटिंग एंड दैट पर्टिकुलर प्लैनेट हाउस इज कमिंग इन विच डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, अभी यहाँ पे जैसे वीनस है, ठीक है, वीनस कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। अब वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन से हाउस में मिलती है? याद है मैंने वो जो चार्ट दिखाया था? अब चलो मान लेते हैं आपको याद नहीं है, तो मैं चलो फिर से दिखा देती हूँ कि जैसे वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है फोर्थ हाउस में, ठीक है। तो हमें यहाँ जाना है, देखना है अभी कौन से हाउस से हम काउंट करेंगे, तब जाके ये फोर्थ हाउस में आएगा। तो हम काउंटिंग करेंगे जब 1 2 3 4, तो सेकेंड हाउस से जब काउंट करेंगे तब जाके ये वीनस फिफ्थ हाउस में आएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि इस वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सेकेंड हाउस देता है। तो जब भी ये सेकेंड हाउस की एक्टिविटी करेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि इसका करियर बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं, अभी यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि टेंथ, फाइंड आउट द टेंथ हाउस लॉर्ड। इन दिस केस है ना, टेंथ हाउस लॉर्ड इज वीनस, उसका प्लेसमेंट है फिफ्थ हाउस में। नाउ काउंट फ्रॉम वेयर द वीनस शुड कम एज ए फोर्थ हाउस। तो यहाँ से हम मान काउंटिंग करेंगे तो ये कौन से डायरेक्शन में यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये फोर्थ आना चाहिए। तो यहाँ से काउंटिंग किया 1 2 3 4, तो ये फोर्थ हाउस, ये ना यहाँ से ये फोर्थ डायरेक्शन में आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ हाउस लॉर्ड तो चलो सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस लॉर्ड फिफ्थ में है, बट फिफ्थ हाउस को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है सेकेंड हाउस दे रहा है। जब 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 ये व्यक्ति सेकेंड हाउस का काम करेगा, ठीक है, सेकेंड हाउस की एक्टिविटीज करेगा, तब तब इसको करियर में बहुत अच्छा ना रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। अब हर एक हाउस के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं कि हर एक इसके लिए एसिडेंट के लिए हम थोड़ा ट्राई करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कैंसर, अभी कैंसर है तो ये कौन सा है ना, यहाँ पे कैंसर है, ठीक है, तो ये कौन सी आ जाएगी, लिब्रा के लिए आएगी, लिब्रा के लिए आएगी ना। 4 5 6 7, ठीक है, तो ये लिब्रा अगर एक्सीडेंट किसी का होगा, लिब्रा कोई एक्सीडेंट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, चार मून आ जाएगा। अब मान लेते हैं मून बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन से हाउस में मिलती है, फोर्थ हाउस में। तो ये कहाँ से काउंट करेंगे तब जाके ये फोर्थ हाउस आएगा, 1 2 3 4, तो मतलब ट्वेल्थ हाउस से। जब जब ये व्यक्ति मेडिटेशन करेगा या ट्वेल्थ हाउस की कोई और एक्टिविटी करेगा या फिर फॉरेन में सेटल हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट करेगा, तब तक इसके करियर में इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम। ये अलग अलग हाउस के इसके लिए आएंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं हम, अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो है ना पूछ सकते हो, ठीक है। अब कमेंट में पूछता, मैं सारे प्लैनेट्स के लिए बताए, सारे हाउसेस के लिए बताऊंगी, सारे एसिडेंट के लिए बताऊंगी, टेंशन मत लो, नहीं तो मेरा मेरा मत करो, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, तो आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं यहाँ पे लियो साइन है, अब ये लियो किसके लिए आएगा, करेक्ट, स्कॉर्पियो के लिए। जिसकी भी स्कॉर्पियो एक्सीडेंट होगा उनके लिए लियो आता है। अब मान लेते हैं लियो बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है टेंथ हाउस में, सॉरी सेवंथ हाउस में। अब सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन से हाउस से मिलती है, बताओ, टेंथ हाउस में। तो कहाँ से काउंट करेंगे तब जाके ये टेंथ आना चाहिए, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो बेसिकली टेंथ हाउस आ जाएगा। तो बेसिकली हम बोलेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है, जब जब ये काम करेगा तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इसको ना, जब भी अगर बिजनेस करेगा कुछ भी करेगा तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इसको टेंथ हाउस से ही मिल रही है। टेंथ हाउस की जितनी एक्टिविटी करता है, जब भी अपना काम करेगा, तो उसका उसका करियर वैसे ही अच्छा जाएगा, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है। अब इसके अलावा और एक्सीडेंट क्या है, ये समझ में आ गया ना आपको। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, मान लेते हैं वर्गो, वर्गो एक्सीडेंट है, ठीक है। वर्गो एक्सीडेंट के लिए ये कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे मर्क्यूरी आ जाएगा, ठीक है। तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मान लेते हैं, मर्क्यूरी के लिए ना कौन सी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, मर्क्यूरी मान लेते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मर्क्यूरी के लिए फर्स्ट हाउस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। तो तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, जुपिटर के लिए और मर्क्यूरी के लिए तो बहुत इजी है। तो ये मतलब नाइन्थ हाउस, जब भी जितना वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करेगा,
ठीक है। जितना वो हायर एजुकेशन करेगा उसके लिए करियर में बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा उसको रिजल्ट, करियर में राइज मिलेगा, करियर अच्छा होगा। तो बेसिकली उसके 10th हाउस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 9th हाउस से मिल रही है। अब समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? बाकी एस्टेंड के लिए भी हम करेंगे, पहले इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एरीज के लिए तो बहुत आसान है। ठीक है। जैसे एरीज यहाँ पे तो 10th आएगा यहाँ पे। तो ये कैप्रिकॉन जैसे जैसे मान ले एक्वेरियस भी है तो टॉरस के लिए भी सेम आ जाएगा। एरीज एंड टॉरस के लिए सैटर्न आएगा। मान लेते हैं सैटर्न यहाँ हम आपका जो सैटर्न है बैठा हुआ है यहाँ है, तो ये 10th हाउस किसके लिए आएगा? सॉरी 7th हाउस आना चाहिए। ठीक है। तो सैटर्न मान लेते हैं यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको भी सेम 10th हाउस से मिल रही। चलो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। मान लेते हैं सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, तो अपोजिट वाला हाउस ये हो जाएगा, तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 11th हाउस से मिलेगी। अब क्लियर है? जेमिनाई एंड जेमिनाई होगा और सैजिटेरियस के लिए। जेमिनाई एंड पाइसेस के लिए सेम आएगा। ठीक है। जेमिनी एंड प्राइसेस के लिए यहाँ पे जुपिटर आएगा, तो जुपिटर का तो बहुत इजी है। मान लेते हैं जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, 8th हाउस में बैठा है फॉर एग्जाम्पल। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि इसको 8th हाउस का जब भी एक्टिविटी करेगा, या तो एस्ट्रोलॉजी सीखेगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, या फिर इंश्योरेंस का या फिर टैक्स का काम करेगा, तो इसका करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे ऑफकोर्स ये जो समझते हो ना कि 10th हाउस लॉर्ड 8 में चला गया, ठीक है, ये तो है। इसके अलावा इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे कैप्रिकॉन का लगन है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। और जो वीनस है वो 3rd हाउस में बैठ गया। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अभी ये तो ये बोल सकते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में चला गया, तो ये इसको तो ऑनलाइन काम करना चाहिए ये सब। ऑफ कोर्स वो तो सही है, बट इसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है? जैसे वीनस को 4th हाउस से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, तो 4th हाउस कहाँ से आएगा? यहाँ से 1 2 3 4। तो जब जब ये व्यक्ति है ना फॉरेन के मतलब मान लेते इंडिया में रह के फॉरेन कंपनी में काम करे, या फिर मेडिटेशन करे, है ना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करे, इन्वेस्टमेंट करे, चैरिटी करे, तब तब इसके करियर में राइज मिलेगा, तब तब इसको करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे ही आप अपने हाउस के लिए अलग अलग देखो। जैसे फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, है ना, फर्स्ट हाउस किसी का आता है, तो फर्स्ट हाउस जब जितना वो अपने पर्सनैलिटी पे काम करेगा तो उतना उसको करियर में राइज मिलेगा। तो ये बोल सकते कि ऑनलाइन काम करो और ऑनलाइन फॉरेन में अपने प्रोडक्ट्स को बेचो, या फिर ऑनलाइन किसी कंपनी फॉरेन की कंपनी में काम करो, तब जाके तुम्हें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये भी चीज बोल सकते हैं। ऐसे कनेक्ट करना है आपको। बाकी तो आपको ये पता ही है कि हर एक हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक हाउस की कौन सी एक्टिविटी है। अभी तो आप इतने मैच्योर तो हो ही गए हो। ठीक है। तो अभी आपका है ना इस बार अपना बहुत जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, तो हर एक हाउस के लिए करना, अपना अपना चार्ट पे अप्लाई करना, और अपने ना असाइनमेंट सबमिट जरूर करना। तो मैं सबका चेक करूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें समझे, क्या क्या नहीं आया है आपको। तो अभी हम कंक्लूजन पे यही आते हैं। देखो, कंक्लूजन से आने से पहले एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ। अभी आज मैंने बस करियर के लिए बताया, तो अभी आपका होम जो असाइनमेंट है ना, जो आपको काम करना है, तो आपको अपने मनी हाउस के लिए करना है और आपके 11th हाउस के लिए करना है। ठीक है। जैसे सेम थिंग है ना, मैं अभी इसके लिए बताती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे ना, है ना, 3 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। और मरकरी बैठा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे? इस हाउस को लक, आपका लक, जब जब इस व्यक्ति की शादी हो जाएगी तब इसका लक बढ़ेगा। जब इसको सेकंड बेबी हो जाएगा तब इसका लक बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि मर्क्यूरी को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फर्स्ट हाउस में ही मतलब सेम हाउस में ही मिलती है, तो सेम हाउस की एक्टिविटी करके इसका लक बढ़ेगा। करेक्ट। ऐसा बोल सकते हैं। जब जब ये व्यक्ति है ना पब्लिक इस पब्लिक में जाके है ना कुछ काम करेगा या बिजनेस करेगा तब इसका लक बढ़ेगा। यही सेम चीज है ना, मान लेते हैं जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, तो जुपिटर भी सेम हाउस को कंसिडर करते हैं।
यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है। तब हम क्या बोलेंगे, जब ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा या फिर किसी है ना एस्ट्रोलॉजी या इसकी चीजें करेगा, तो इसका लक बढ़ेगा, इसका भाग्योदय होगा। सेम चीज बोल सकते हो ना, अप्लाई कर सकते हो। या फिर है ना यहाँ पे बैठा हुआ है जुपिटर, सेम हाउस कंसीडर करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ना जब ये व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, फॉरेन में जाएगा, तो इसका भाग्योदय हो जाएगा, इसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसको लक काम करना चालू हो जाएगा। ये बोल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और मून है ना यहाँ बैठा हुआ है। एग्जाम, तो मून को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? फोर्थ हाउस से, 1 2 3 4। थर्ड हाउस से, तो थर्ड हाउस का जब भी ये काम करेगा, जैसे शॉर्ट ट्रेवल्स करेगा, ठीक है, इसके अलावा जो राइटिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम करेगा, तब इसका लक बढ़ेगा। ये बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारा ऑनलाइन ही काम आ जाए, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, और उनको भी इंक्लूड कर लो। सिबलिंग के साथ है ना ट्रैवल करेगा, सिबलिंग के साथ अच्छे रिलेशन रहेगा, तब 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 इसका भाग्योदय होगा। ये भी चीज बोल सकते हैं। तो बस आपको ये हर एक हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हो कि कौन सी ना इस हाउस को कौन सा हाउस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे रहा है, कौन सा दिग्बली है, मतलब कौन से हाउस का है ना दिग्बल, है ना प्लैनेट इसको दिग्बल दिग्बल दे रहा है, कौन सा हाउस इसको दिग्बल दे रहा है, ये बोल सकते हो, ये पता कर सकते हो। मैंने जैसे आज आपको 10th हाउस और 9th हाउस के बारे में बताया, तो उसी तरह से आप अपने बाकी हाउसेस के लिए करोगे। बाकी हाउसेस मतलब क्या करोगे, फर्स्ट हाउस को करोगे, सेकंड हाउस को करोगे एंड 11th हाउस को करोगे, क्योंकि ये 3 हाउसेस तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आप असाइनमेंट सबमिट करना, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो मैं देखूंगी कि कौन से लोग किए हैं। और देखो, गलती करो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, ठीक है, बट करोगे ही नहीं ना तो चीजें समझ में नहीं आएगी। आप हर एक हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया कि सारे हाउसेस के लिए अप्लाई करके देखो, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब कोई राहु केतु के बारे में कोई सवाल पूछ ही रहा था ना, तो उसका आंसर मैं बताती हूँ। देखो, राहु केतु को वैसे तो कोई है ना असाइन नहीं दिया गया है, बट वो को रूलर तो है ना। जैसे आपको तो पता है एक्वेरियस का है ना को रूलर है राहु, और स्कॉर्पियो का को रूलर है केतु। तो उसी तरह से आपको, तो उसी तरह से जैसे स्कॉर्पियो का मतलब क्या है, मार्स है, मार्स को कहाँ मिलती है, 10th हाउस में मिलती है। तो उसी तरह से सैटर्न को देखना, सैटर्न को 7th हाउस में मिलती है, तो राहु को 7th हाउस में है ना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। तो वैसे देखना आप, उसको इंक्लूड करना, ठीक है, अगर समझना ही है तो। तो अभी तो ये समझ में आ ही गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। सेम आप अप्लाई कर सकते हैं, हाँ करेक्ट। रोहित जी, ये जो अपना मेरा 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 कर रहे हो ना, ये इतना ज्यादा मतलब अपने ऑब्सेस होकर अपने बारे में ही नहीं, किसी और की कुंडली में भी अप्लाई करो। और आपने जो बोला ना वो सही सही पकड़ा है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो सेम है ना, आप बताओ 4th हाउस के लिए बताओ, 4th हाउस के बारे में आपको नहीं पता है क्या, 4th हाउस में क्या आता है? तो 4th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना उसको ऐड करो, जब जब आप 4th हाउस के काम करोगे ना, जैसे गाड़ी खरीदोगे या फिर है ना अपन घर खरीदोगे, 4th हाउस में ना मान ले वास्तु कर रहे हो, तो तब तब आपका ना लक बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है, उसके लिए आप ऐसे देखो। अब बात का अब चलो, क्या पूजा जी, आप जो 11th हाउस बोल रहे हो, आपको 11th हाउस के काम नहीं पता है क्या? 11th हाउस में क्या क्या होता है? नेटवर्किंग होता है, इसके नेटवर्किंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप उन सारे एट्रीब्यूट्स को देखो ना, ठीक है, डिजायर्स होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, कैसे इंक्लूड करना है। देखो, ट्राई नहीं करोगे ना तो नहीं चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे है ना नेटवर्किंग करने से भी ऑफ कोर्स वो इंक्लूड कर सकते हो आप। इसके अलावा और क्या आता है, बताओ? रिश्तेदार आते हैं ऑफ कोर्स। अब क्या मतलब इसका, रिश्तेदारों से बातें करते रहोगे, उनके साथ रिलेशन अच्छा रखोगे, हाँ ये बोल सकते हैं, रिलेशन अच्छा रखोगे तब तब ये होगा, रिश्तेदारों के साथ काम करें, ओके। और क्या बोल सकते हो? एट्रीब्यूट्स, पहले ना आप सारे नोट्स ओपन करो, ठीक है, तब वहां पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिख के दिए हैं, तो सारी चीजों को अप्लाई करो तो आपको समझ में जरूरी नहीं। देखो क्या होता है ना, हम किसी एक हाउस को एक्टिवेट करना है ना आपको, तो
एक काम करोगे तो वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे 8th हाउस में सिर्फ ज्योतिष नहीं आता है, और भी चीजें आती है। ठीक है, इनहेरिटेंस भी इसी हाउस से आता है। जब जब मान लेते हैं किसी का ना 9th हाउस ना 8 में है, ठीक है, और वो जुपिटर ही है मान लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं जब भी इसको इनहेरिटेंस मिलेगा या सडन गेन होगा, सडन लॉस होगा, तब तब इसका लक काम करेगा, ये बोल सकते हैं। तो और भी चीजें आती है ना, उनको सबको इंक्लूड कर लो। एक काम करेंगे जरूरी नहीं है कि इस अभी कोई अब सब कोई एस्ट्रोलॉजी ही करे, तो बाकी भी चीजें आती है। डोनेशन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, और भी चीजें कर सकते हैं। तो 8th हाउस में जो भी प्लान रहता है आता है, हाँ, डोनेशन कर सकते हैं उसका। चैरिटी भी कर सकते हैं, 12th हाउस के लिए भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस में देखो, एक्सरसाइज के अलावा भी और भी पर्सनैलिटी सिर्फ जिम में ही नहीं बनती है, उसके बाहर भी बनती है। हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। जर अब मान लेते हैं, सी डजेंट मैटर कि ना व्हाट इज योर वेट और हाउ यू लुक, इट मैटर्स लाइक ना हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर टॉकिंग। बोलने का जो तरीका है, एक कोई चीज बताना है, वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी तो पर्सनैलिटी है। ऑफ कोर्स फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लाइक हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है। अब कोई ओवरवेट है, बट जरूरी नहीं है कि हर कोई अ, किस तरह से कपड़े, अपने आप को कैसे कपड़े पहन के प्रेजेंट कर रहा है, वो भी तो मैटर करता है, वो भी तो प्रेजेंट है ना, पर्सनैलिटी के अंदर ही आता है। तो बात कैसे करते हो, किस तरह से आपका माइंडसेट है, चीजों को किस तरह से लेते हो, ठीक है, तो वो भी इम्प्रूव करने हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आप जिम में जाने से ही पर्सनैलिटी बनती है, उसके बाहर भी और ज्यादा पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, तो ये भी उसको इंक्लूड करना है, वो भी करो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं जिम नहीं जाना चाहिए, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो, अच्छे से है ना, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है सबके लिए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम ना जो भी सवाल होंगे उसके बारे में देख बात करेंगे हम, ठीक है। अभी जिसके जिसके जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, या इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ये आप अप्लाई किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, लक के लिए अप्लाई करो, काम के लिए करो। अभी मैंने जैसे आपको ना असाइनमेंट दिया है, 2nd हाउस के लिए करना है, 1st हाउस के लिए करना है, एंड 11th हाउस के लिए करना है। जब आप मान ले इतना कर लिया ना, तो आप समझ जाओगे। फिर बाकी अगर आपको समझना है कैसे ये काम करता है, तो उसके लिए समझ में आ जाएगा कि अब कोई सोचता है कि मैं कौन सा एक्टिविटी करूँ तब मेरा पैसा आएगा, तो सेम चीज आप 2nd हाउस के लिए अप्लाई करो, तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, उसी तरह से आप अलग अलग हाउसेस के लिए ट्राई करो, तो उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आ ही जाएगी। तो चलो अभी बात करते हैं, जिसके जिसके डाउट्स होंगे वो पूछो, एक एक करके, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। ठीक है, हाँ, रेमेडीज के बारे में, रेमेडीज के बारे में हम एस्ट्रो वास्तु के क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तब जाके आपको ज्यादा चीजें डिटेल में समझ में आ जाएगी। बस अभी फिलहाल के लिए ना ये याद रखो कि कौन सा प्लैनेट कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बताया था कि मार्स साउथ को रिप्रेजेंट करता है, मरकुरी नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, मून नॉर्थ वेस्ट को करता है। उस बस उतना याद रखो। जब हम रेमेडीज की बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु में, हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे, क्योंकि ये डायरेक्शनल, जैसे मैंने बताया था कि ये जो वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्शन में कौन से, जैसे सैटर्न परेशान कर रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन में हमें रेमेडी करनी है। ठीक है, ट्रांजिट का सैटर्न अगर किसी को बहुत परेशान करे तो दिया लगाना है, वेस्ट डायरेक्शन में सरसों का दिया लगाना है, उसमें ब्लैक टी या सिसमें तेल डाल के। ठीक है, तो ये भी एक रेमेडी है। या फिर नॉर्मल साउथ डायरेक्शन में ना दिया, जैसे हम साउथ डायरेक्शन में बोलते हैं कि मंगल का रेमेडी होता है, साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का बल्ब लगा दो, या फिर रेड कलर का कोई पेंटिंग या कुछ कर दो, तो ये डायरेक्शन वहां पे यूज होती है हर एक प्लैनेट के लिए। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल बस उसको नोट डाउन करके रखो। जब हम एस्ट्रो वास्तु डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब हम इसके बारे में यू नो ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आप कुछ भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, बस याद रखना है इसको, हम इसको डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, आप पूछो कुछ, जिसको जो जो सवाल है। हाँ आशीष, आप बोलिए।